चलिए शुरू करते हैं द हाई कोर्ट को। लेटर ऑन द वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है पर चिंता की कोई बात नहीं, आप 1.5 पे देख सकते हो। लेकिन ये जो वीडियो है वो वन शॉट होने वाली है, इसी के कारण ये थोड़ी सी लंबी होगी। और साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें से कुछ टॉपिक्स उड़ा देंगे, सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा हम कोई भी टॉपिक मिस नहीं करते। बिना समय गए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसका कोई हाई कोर्ट ना हो सकता है कि 2-3 राज्य के अंदर ना हो, पर उनका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर होते ही नहीं है। कुछ सिचुएशन कुछ स्टेट्स को मिलाकर कुछ प्लेसेस को मिलाकर क्या होता है, एक सिंगल हाई कोर्ट होता है। 2-3 प्लेसेस मिला दो फिर एक हाई कोर्ट बना दो, दो प्लेसेस मिला दो फिर एक हाई कोर्ट बना दो। वैसे ही हमारे देश के अंदर कितने ज़्यादा हाई कोर्ट्स है, तो कुल 25 हाई कोर्ट्स है। ठीक है, अब हाई कोर्ट के अंदर बैठता कौन कौन है? पहले तो इंसान जिनके प्रॉब्लम्स होंगे, फिर लेकिन जज कौन कौन होगा, तो पहले होते चीफ जस्टिस, दूसरे होते हैं और भी सारे जजेस, लेकिन उनके संग संग एक और जज होता है जिसको बोलते हैं एडिशनल जज। सिर्फ वो एक नहीं होता, उसकी मात्रा बढ़ती है, ये कम से कम 2 साल के लिए रहता है। ठीक है, जब भी कोई जज एब्सेंट होगा तो उसकी सिचुएशन में उसके केस को कौन हैंडल करने वाले, एडिशनल जज। तो 3 लोग इस पूरे हाई कोर्ट को बनाते हैं, पहले इंसान, फिर दूसरे चीफ जस्टिस, उसके बाद फिर अदर जजेस और साथ ही साथ एडिशनल जज। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। लेकिन क्वालिफिकेशंस क्या क्या है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन बन सकता है जज हाई कोर्ट का। तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर उसकी जो एज हो वो 62 ईयर्स से कम हो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत बुढ़ावा नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम एज का चाहिए। फिर हाई कोर्ट या फिर मतलब हाई कोर्ट के अंदर वकील हो, या फिर किसी भी कोर्ट के अंदर, इस इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर, लो सबऑर्डिनेट किसी भी कोर्ट के अंदर जज होना चाहिए 10 साल के लिए। या फिर मतलब ये ऐसा समझो कि हाई कोर्ट के अंदर 10 साल के लिए वकील हो, या फिर इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर जज के तौर पे काम किया हो हाई कोर्ट मतलब 10 सालों के लिए। तो दोनों में से कोई भी अगर किसी एक सिचुएशन को अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो कि आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। ठीक है, फिर कौन अपॉइंट करता है इन जजेस को, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान में रखने के लिए ये है कि आप अगर हाई कोर्ट के जज बनते हो तो आप लेजिस्लेटिव विंग क्या काम कर रही है और एग्जीक्यूटिव विंग क्या काम कर रही है, इन दोनों से परे होकर आपको काम करना है। मतलब इन दोनों से इंडिपेंडेंट होकर, मतलब आपको ये नहीं देखना कि लॉ ये बने थे, एग्जीक्यूट ये हो रहे हैं तो हम क्या करें, इसको फॉलो करें कि इसको फॉलो करें, आपको ये नहीं देखना है। आपको जो सही लग रहा है वो आपको करना है। ठीक, ओके। फिर रिटायरमेंट या फिर रिमूवल या फिर ट्रांसफर कौन करवा सकता है, तो रिमूव तो भाई प्रेसिडेंट ही करवा सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट करवा सकते हैं। रिमूव करवा सकते हैं प्रेसिडेंट, तो 2/3 की मेजोरिटी और सुप्रीम कोर्ट के पास बात पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट का जज भी रिमूव हो गया और किसी को कानो कान खबर ना लगी हो, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचेगी, कंसल्ट लिया जाएगा कि भैया देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से हम चाहते हैं कि इन जज को हटा दिया जाए, क्या आपकी अनुमति है? बोलेगा कि हाँ, बोलेगा नहीं, तो जब हाँ बोलेगा तो हटाओ, तो नहीं बोलेगा तो नहीं हटाओ, और क्या। 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। ट्रांसफर कौन करवाता है? प्रेसिडेंट करवाता है। बोलेगा तुम बहुत गंदे हो, हटाओ, तुम बहुत अच्छे हो तो भी जाओ, तुम्हारा टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। रिटायरमेंट वो खुद की मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है, रिजाइन अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्म तो भाई प्रेसिडेंट को ही करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से ले सकते हैं पर इन्फॉर्म प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा कि सर आई वांट टू रिजाइन, ठीक है, या फिर मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मेरी उम्र हो गई। ओके जी। फिर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस जो होते हैं उन सबसे कंसल्ट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जियाँ नहीं चला सकते कि मैं चाहता हूँ इस जज को हटा दूँ, मैं चाहता हूँ इस जज को अपॉइंट कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपॉइंट करना चाहते हो या फिर आप हटाना चाहते हो, आपको बात तो करनी होगी सीनियर जजेस से, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करनी पड़ेगी। आप खुद की मर्जी नहीं चला सकते। किसको बोला जा रही है बात, ये सारी बात प्रेसिडेंट को बोली जा रही है। ठीक है, सैलरीज कौन देता है इनको, तो पार्लियामेंट देता है, और रहने के लिए घर जिसका रेंट ना लगे। ये तो सारे जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट में जितने भी लोग होते हैं उन सबको रहने के लिए घर जिसके रेंट ना देना पड़े वो तो अलॉट होता ही है। साथ ही साथ इनको पेंशन भी मिलती है, सबको मिलेगी। ठीक है, ओके। और रिजाइन किसकी मर्जी से कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, पर प्रेसिडेंट को बता के। ओके, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ जुरिस्डिक्शंस देखेंगे, 3-4। पहले तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, फिर एपेलेट जुरिडिक्शन, फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, उसके बाद रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसके बाद हम फंक्शंस देखेंगे। साथ ही साथ ये जो हाई कोर्ट का कंप्लीट हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कुछ देर और रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें सबऑर्डिनेट कोड भी कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब इनके पास इतनी पावर है, हाई कोर्ट के जजेस के पास इतनी पावर होती है कि केस आया और डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास, मतलब होता है ना कि केट पहले लोअर के पास आया, लोक अदालत, ठीक है, थोड़ी देर बाद पता करेंगे वो क्या होता है, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ से भी सॉल्व नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद सब ये, फिर वो, उसके बाद हाई कोर्ट आएगा। लेकिन इनके पास पावर है कि अगर चाहें तो कोई भी जो भी केस है वो सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंट में ही हाई कोर्ट के पास जा सकता है। मान लो मेरे को कुछ केस करना हो तो मैं लोक अदालत फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे नहीं घूमूंगी, मैं अगर चाहूँ तो मैं डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास अपील कर सकती हूँ कि दिस इज माई केस, हैव अ लुक एट इट। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेट की रेवेन्यू, मतलब मैं मान लो जज,
ये मेरा स्टेट है, मान लो राजस्थान मेरा स्टेट है, तो इसके अंदर मेरे को रेवेन्यू कलेक्ट करना है, मेरे को टैक्स के कलेक्शंस करने हैं, तो ये सारे काम भी मेरे पास ही आता है। मेरे पास मतलब इन द सेंस एक टाइप का होता है कि कहा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम लोग कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो वो जब कलेक्शन का काम करता है ना, स्टेट रेवेन्यू का जब कलेक्शन का काम करता है तो उसे हम कलेक्टर कहते हैं। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर डाइवोर्स का केस है या फिर मैरिज का केस है या फिर विल का केस है, तो ये सारे केस किसके पास आएंगे? हाई कोर्ट के जज के पास आ सकते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म है जुडिशियल रिव्यू, इसको बस यहाँ पर देखो और इग्नोर मार दो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर इनके पास पावर होती है कि ये रिट्स को इश्यू करवा सके, ठीक है। रिट्स आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एप्लेट जुडिक्शन क्या कहता है कि एप्लेट जुडिक्शन कहता है कि मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी केस को गलत निर्णय दे दिया, जबकि वो निर्णय सही नहीं था, ऑब्वियसली गलत था मतलब सही नहीं था, तो हाई कोर्ट के पास हक है कि वो अगर चाहे तो उस निर्णय को फिर से रिव्यू कर सकते हैं। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि ये जो है वो निर्दोष है, लेकिन हाई कोर्ट के पास केस पहुंचा और उसे लगता है कि निर्दोष नहीं है, इसने कुछ गलती की है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला तो निर्दोष है और इसने बोला कि जुर्म है, मतलब जुर्म जितना भी पापी है मतलब क्रिमिनल है, तो क्या होगा? जो हाई कोर्ट होगी उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मांग को खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इनके पास होते हैं दो टाइप के केसेस, एक होता है सिविल केस, फिर होता है क्रिमिनल केस। तो सिविल केसेस के अंदर आते हैं जैसे लैंड रेवेन्यू का, मेरा पैसा उसने मार लिया, मेरा जो खेत था उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया है, उस गुंडे ने मेरे खेत को कब्जा कर लिया, ठीक है। इन सारे केसेस के ऊपर वो होते हैं सिविल केसेस, ठीक है। फिर अगर किसी के साथ इनजस्टिस किया गया, किसी ने किसी का खेत ले लिया बट बोला गया कि नहीं तुम्हारा खेत किसी ने नहीं लिया, लेकिन उसको दिख रहा है कि मेरा खेत उसने ले लिया है, ठीक है, उसके ऊपर खेती भी करने लगा, इन सारे केसेस को कौन हैंडल करता है? सिविल, मतलब ये सारे केसेस के अंदर आते हैं, सिविल केसेस के अंदर आते हैं। और इन्हें कौन हैंडल करेगा? सिविल जज, जो सबऑर्डिनेट वाली कोर्ट वाली वीडियो मतलब जो होगा पोर्शन, उसके अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसको कौन हैंडल करता है? उसे बोलते हैं लोग सेशन कोर्ट, या फिर कह लो सेशन जज उसे हैंडल करता है, और जो कोर्ट होता है उसे बोलते हैं लोग सेशन कोर्ट, ठीक है। ये अगर चाहें तो डेथ की सज़ा भी दे सकता है, और साथ ही साथ अगर चाहें तो 7 साल या फिर उससे ऊपर की जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी भी सज़ा दे सकता है। साथ ही साथ इनके संग जो अगर मान लो सेशन जज एब्सेंट है तो जो असिस्टेंट वाले जो जज होंगे ना वो भी चाहेंगे तो 4 साल की कैद दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो 4 साल बाद रिहा होगा, उसका केस आ जाएगा, फाइल बंद करने से पहले देखा जाएगा कि भैया पाप तो तुम्हारा 7 साल का था, 4 साल की सज़ा काट रहे हो, फिर ये देख वो अच्छा उस वक्त मैं एब्सेंट था, मतलब फिर से उनकी सज़ा को और 3 साल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो टॉपिक यहाँ पे छोड़ा था उसे यहाँ पे पढ़ते हैं, जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये कि अगर मान लो गलती से किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई गलती हो गई तो इसी केस को हाई कोर्ट के अंदर फिर से खड़ा किया जा सकता है। उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट से गलती हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब गलती किससे होती है? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पन्ने को उखाड़ के देख रहे हैं ना, तो गलती तो होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी किसी सिचुएशन में गलती हो जाती है, उस सिचुएशन के अंदर हाई कोर्ट के पास इतना राइट है, इससे ज़्यादा राइट तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, पर बात तो अभी हाई कोर्ट की चल रही है। तो मतलब हाई कोर्ट के पास इतना राइट है कि अगर वो चाहें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंदर जितने भी रूल्स थे, जितने सारे के सारे नहीं लेकिन कुछ रूल्स जिनकी वजह से जो क्रिमिनल है उसे इनजस्टिस मिले, मतलब उसके साथ उसे मतलब क्या निर्दोष साबित किया जा रहा है, तो उस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ हो रही है तो उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसे खारिज कर सकता है, उसके अंदर कुछ छेड़खानी कर सकता है। ये पावर हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। इस सिचुएशन हम इसे बोलते हैं नल एंड वॉइड, ठीक है। फिर होता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो उसे भी एडवाइस कौन सा कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ गवर्नर को भी एडवाइस कौन दे सकता है या फिर उन्हें अपॉइंट कौन करवा सकता है? तो हाई कोर्ट करवा सकता है, ठीक। फिर रिवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं, तो मतलब ये रिवाइजरी मतलब रिवाइज करना, ठीक है, चीज़ों को रिवाइज करना। जैसे आप पढ़ते हो ना, पढ़ने से एग्जाम देने से पहले आप रिवाइज करते हो, वैसे ही अगर ये चाहें तो किसी केस को रिव्यू कर सकते हैं कंसल्ट करने के लिए। जैसे मान लो एक ही केस है, वैसे मानो कि एक मोनू है, ठीक है, तो मोनू ने चोरी की, उसे 5 साल की सज़ा हुई, ठीक है, उसने सोने की चोरी की, उसे 5 साल की सज़ा हुई। एक सोनू आया तो सोनू को भी 5 ही साल की सज़ा होगी, क्यों? क्योंकि उसने भी उसी चीज़ की चोरी की होगी। मान लो मोनू था, उन्होंने सोने की चोरी की, उसे 5 साल की सज़ा हुई। सोनू आया 2 साल के बाद, सोनू ने भी सोने की चोरी की, उसे भी सज़ा होनी चाहिए कितनी साल की? 5 साल की। क्यों? क्योंकि मोनू को भी 5 साल की मिली थी, तो सोनू को भी 5 साल की होनी चाहिए। अगर किसी जज ने आकर बोला कि नहीं इसे 3 साल की दो, तो फिर तो नाइंसाफ़ी हुई ना, तो फिर पिछले वाले को रिव्यू करके अरे मोनू को तो 5 की हुई थी तो इसे 3 की क्यों होगी, इसे भी तो 5 की होनी चाहिए। समझे? बहुत अच्छे। फिर इनजस्टिस किसी के साथ हो रहा है तो उस सिचुएशन में भी ये एक्ट कर सकता है कि इसका ये निर्दोष क्यों है। अगर निर्दोष है तो मतलब अगर मान लो क्रिमिनल है, उसे सज़ा नहीं मिल रही है,
तो उसको सज़ा दिलवाओ, ठीक है। जैसे जो बहुत ज़्यादा पुअर लोग होते हैं तो उनका कोई अगर ज़मीन हड़प लेता है लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो वकील खड़ा कर सके, वो अपने ज़मीन को वापस ले सके, तो इस सिचुएशन में वो डायरेक्टली हाई कोर्ट तक अपील कर सकते हैं। हालांकि उनके लिए लोक अदालत बनी है, पर मान लो लोक अदालत से भी काम नहीं हुआ तो हाई कोर्ट के पास अगर वह आएगा तो वहाँ पर उनको जस्टिस मिलेगी, ठीक। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद अगर रॉन्ग जजमेंट किसी ने गलती से पास करवा दिया कि वो निर्दोष है, मतलब उन्होंने चोरी की पर वो ऐसे जानबूझ के चोरी कर ली, तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, एक्शंस लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब रिवाइज करो, एक्शन लो, ओके। फिर इसे कहते हैं हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, हाई कोर्ट को, ठीक है, याद रखना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे ऑर्डर्स होते हैं, जितने भी सारे जजमेंट होते हैं, उन सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, मतलब बचा के रखा जाता है। किसी भी का भी केस होगा और किसी को लग रहा है कि इस केस के अकॉर्डिंग उसको इतनी साल की सज़ा हुई थी या फिर उसे उम्र कैद या फिर उसे डेथ टू सेंटेंस दिया गया था, तो मतलब इस बंदे को भी जिसने वही सज़ा की है तो उसे भी वही सज़ा मिले जाए। ये सारी बात क्लियर हो गई, लिखते जाओ एक बार सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। आपकी बुक के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं फंक्शंस के अंदर, वो सारे इनसे ही रिलेट करते हैं, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाली, आप बस बुक एक बार देखो, नहीं भी देखने की इच्छा हो तो फिर भी सुनते जाओ बस। देखो, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी दो लोगों के ऊपर या फिर किसी भी दो MLA MP इन सब के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उन सबको सेटलमेंट कौन करवाता है, हाई कोर्ट करवाता है, ठीक है। अब ये थोड़े ना जाएंगे लोग अदालत के अंदर, ओए उसने मेरे को कुछ बोला, अगर मान लो एक MLA ने एक MLA को कुछ बोला, तो वो लोक अदालत के पास थोड़ी ना जाएंगे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास थोड़ी ना जाएंगे कि इसने मेरे को कुछ बोला, उसने मेरे को, वो डायरेक्टली जाएंगे हाई कोर्ट के पास। तो उनके डिस्प्यूट्स को कौन सेटलमेंट कर सकता, ये हाई कोर्ट। इनके पास राइट है, मतलब इशू को इनके पास इतना राइट है कि वो इनके पास इतना राइट होता है कि वो रिट्स को इशू करवा सकते हैं, ठीक है। इनके पास फुल ऑन कंट्रोल होता है वर्क के ऊपर, साथ ही साथ प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। प्लेसेस में जितने भी सारे प्रोसीडर्स हो रही हैं कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर इनके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। ये चाहें तो किसी को भी पनिश कर सकते हैं, तुम कौन हो, इन्हें बस पनिश, मतलब अगर तुमने कुछ कार्य किया है तो तुम्हें वो पनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिटायरमेंट के बाद कौन जज या फिर जजेस फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं, वो 62 ईयर्स के बाद, 62 साल होने के बाद ये अपने काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके बारे में कौन देखेगा, हमारा हाई कोर्ट देखेगा। चलिए शुरू करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को और बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंत की तरफ। सबसे पहले टॉपिक आएगा सिविल कोर्ट, फिर लेटर ऑन वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। बेसिकली यही तीन है जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को बनाता है। सबसे पहले जो सिविल कोर्ट है, इसके अंदर लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी या फिर कह लो मनी, मैरिज, डाइवोर्स, इन सब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी जिसके अंदर खून खराबा ना हो, वो सारे इस सिविल कोर्ट के पास आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, मैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आएंगे 4 टाइप के कोर्ट, कौन कौन से, तो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होगा, फिर एक सिविल जज का कोर्ट होगा, उसके बाद एक मुंसिफ का कोर्ट होगा, उसके बाद स्मॉल कॉज का कोर्ट होगा, ठीक। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट है, ये हाईएस्ट होता है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी भी सिविल वाले प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। वैसे ही अगर हम लोग क्रिमिनल में बात है तो यहाँ पर भी एक होता है सेशन कोर्ट, जो कि अपने लेवल पे हाईएस्ट होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एकदम हाईएस्ट होता है, लेकिन ये सेशन कोर्ट होता है क्रिमिनल के लिए, और वहीं जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है वो किसके लिए होता है, सिविल प्रॉब्लम्स के लिए। बात समझ में आई? तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा ऐसा कोर्ट है जो कि सिविल प्रॉब्लम्स के लिए हाईएस्ट माना जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आपको क्या देना है, सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप जवाब अपने मन में सोचो, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है, इसके अंदर सिर्फ सिविल या फिर सिर्फ क्रिमिनल प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व की जाती, जहाँ पर दोनों प्रॉब्लम्स ली जाती है। कई कई जगहों पर, किसी किसी जगह पर जो जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इसके लिए 2 शिफ्ट्स बनाई गई है। सुबह की जो शिफ्ट है वो सिविल प्रॉब्लम्स को देखती है, और जो इवनिंग की शिफ्ट है लंच ब्रेक के बाद वाली, वो सेशन वाले प्रॉब्लम्स को देखती है। तो जब जो डिस्ट्रिक्ट जज है अगर वो सिविल वाले प्रॉब्लम को देख रहा है तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, और उसके साथ जब वो क्रिमिनल वाले प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सेशन जज। बात समझ में आए? दोनों पॉइंट्स क्लियर है? बहुत अच्छे। यहाँ पे कौन बैठ सकता है, तो कोई भी एडवोकेट जो कि 7 साल से ज़्यादा या फिर 7 साल तक कम से कम काम करके रखा हो, ठीक है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कभी कभार यहाँ पर आकर जज बन जाते हैं, ठीक। सेकंड आता है हमारे पास सिविल जज का कोर्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि सिविल जज बैठते हैं और साथ ही साथ हमारे पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बैठते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, तो ये 7 साल
कि सज़ा दे सकते हैं किसी भी आदमी को अगर उसने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली हो, या फिर मैरिज या फिर डिवोर्स का प्रॉब्लम हो, या फिर किसी के पैसे के लेन देन की बात हो, तो वो 7 साल की सज़ा दे सकते हैं मैक्सिमम, और साथ ही साथ कुछ फ़ाइन दे सकते हैं। अगर मान लो छोटी मोटी डकैती है, डकैती नहीं, छोटी मोटी चोरी है मनी की, या फिर मनी उसने मेरा ले लिया है लेकिन दे नहीं रहा है, तो सिचुएशन में क्या करेंगे, उसके ऊपर फ़ाइन लगा सकते हैं, जुर्माना भरो भाई तुम, एक तो पैसा तो ऊपर साथ साथ जुर्माना भी भरो, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो केस यहाँ तक पहुँचा है सिविल कोर्ट के अंदर, तो जो वकील लगा या फिर आने जाने का जितना भी खर्चा लगा उस पार्टी को जिसकी तुमने पैसे चोरी किए हैं या फिर तुमने लिए हैं पैसे, उधर चोरी नहीं, यहाँ पे लेने की बात हो रही है, ठीक है, लोन वगैरह, तो उसको वो सारे पैसे भी वापस करो, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना चार्ज लगने वाला है, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास आता है मुंसिफ का कोर्ट। ये क्या करता है भैया, देखो ये करता है कि 20,000 से जितने भी कम पैसे, 20,000 से कम वाले पैसों की जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी केसेस हैं, मतलब मान लो रमेश ने सुरेश का 20,000 रुपया ले लिया, ठीक है, लेकिन वो 1 महीने से बोल रहा है, मतलब 1 साल से बोल रहा है कि मैं तेरे को कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। अब रमेश को तो गुस्सा आया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, तो क्या करेगा, सुरेश को लेकर जाकर सिविल कोर्ट के पास पहुंच जाएगा। तो अब केस की सुनवाई होगी, फिर पता चलेगा कि सुरेश ने पैसे लिए हैं, तो क्या होगा, इसको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अब ये पहुंचेगा मुंसिफ कोर्ट के पास, ठीक है, ये जो सिविल कोर्ट है इसके लोअर लेवल पे पहुंचेगा मुंसिफ कोर्ट के पास, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास स्मॉल कॉजेज़ का कोर्ट, समझो नाम ही देखो, स्मॉल कॉजेज़ मतलब छोटे छोटे कारणों से, ठीक है। ये जूनियर मोस्ट कोर्ट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर मजिस्ट्रेट बैठते हैं, ओके। लेकिन इनके जितने भी एक्शंस आ जाएंगे, इन्होंने जो भी रिएक्शन देते हैं, जो बोल दिया कि ठीक है ये गलत है तो ये गलत है, इसके खिलाफ कोई और कोर्ट मतलब जवाब नहीं दे सकता, मतलब उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ये जो सिविल कोर्ट है कितने साल के लिए बनेगा या फिर सिविल जजेस कितने साल के रहेंगे, तो ये हमारे हाई कोर्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सिविल वाला समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्रिमिनल कोर्ट के पास। तो कोई भी मर्डर या फिर रॉबरी या फिर थेफ्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो क्रिमिनल से रिलेटेड हो, क्राइम हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि उसको ने इसको मारने की धमकी दे दी, या फिर इसने इसका पैसा चोरी कर लिया, लूट लिया पूरे के पूरे घर को या फिर पूरे के पूरे बैंक को, वो सारे केसेस कहाँ पे आते हैं, हमारे क्रिमिनल कोर्ट के पास आते हैं। अब यहाँ पे जो जज बैठेगा उसे बोलेंगे सेशन जज, ठीक है, और इस कोर्ट को बोलेंगे जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, वो होती है सेशन कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रॉबरी, डकैती या फिर मर्डर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर बहुत मतलब मान लो एक साथ किसी आदमी ने 4-5 परिवार को मार दिया, मतलब 4-5 परिवार के सदस्य को मार दिया, तो जाहिर सी बात है उसे क्या होगा, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मतलब डेथ। लेकिन डेथ की सज़ा तो हम बोल देते हैं, मतलब ये जो सेशन कोर्ट वाले हैं वो जाहिर तो कर देंगे कि हम इसको डेथ की सज़ा देते हैं, पर इसको एक बार कंसर्न करवाना पड़ेगा कि एक बार हाई कोर्ट तुम देख लो कि मैंने जिसने ये जुर्म किया था इसकी वजह से मैंने हाई कोर्ट मतलब मैंने इसे मौत की सज़ा दी है। अगर हाइट को बोलेगा ठीक है, अगर वो बोलेगा नहीं इसको उम्र कैद की सज़ा दे दो, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब सिंपल ये समझो कि हाई कोर्ट के पास एक बार आपको कंसर्न लेकर जाना पड़ेगा कि हमने ये सज़ा दी है, क्या ये सही है कि गलत है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ डेथ के मामले में, और सबके मामले में वो ही विजेता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे पास 3 चीज़ें होती है। पहला जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये क्या करते हैं, लेस प्रॉब्लम, जितने भी बहुत कम लेस सीरियस वाले केसेस होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, और इनके हाथ में होता है कि 7 साल तक की कैद दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमें पता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये 3 साल तक की कैद दे सकते हैं, और साथ ही साथ या फिर बोल सकते हैं कि 5 हज़ार का जुर्माना भर दो और छूट जाओ, अगर उतनी बड़ी चोरी ना हो, क्योंकि लेस वाले हैं। फिर आते हैं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ये बोलते हैं कि 2 साल की सज़ा हाँ हमारे हाथ में है, ठीक है, और साथ ही साथ या फिर 1,000 का जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। फिर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आते हैं वो होता है हमारे लोक अदालत, और बहुत ज़्यादा इजी भी है। ये कैसा है, जैसे मान लो इको फ्रेंडली चीज़ें होते हैं ना, वैसे ही हमारे पास ये होता है इको फ्रेंडली पुअर पीपल के लिए। इको मैंने वो वाली को नहीं, इस सिचुएशन के अंदर इको मैंने मनी, ठीक। आगे देखते हैं, ये लीगल मतलब इलीगल नहीं है कि नाइंसाफ़ी करेगा, ये इंसाफ के लिए ही जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये सोशल जस्टिस के लिए ही जाना जाता है पूरे देश भर में, ठीक है। बहुत जल्दी इसके रिएक्शंस आ जाते हैं, रिएक्शंस मैंने रिजल्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में पता चला कि सुनवाई डेट पे तारीख पे तारीख आ जा रही है, पर लोक अदालत के अंदर तारीख पे तारीख नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं लिए जाते, लॉयर्स के लिए भी पैसे नहीं लिए जाते, फ्री में सेवा होती है, इसे बोलते हैं इको फ्रेंडली। समझ में आया। फिर ये बैकलॉग रिलीफ करती है। हाई कोर्ट के ऊपर पता चला कि सारे के सारे लोग पहुँच गए हाई कोर्ट के ऊपर, मेरा कोर्ट, मेरा केस, मेरा सवाल, अरे उसने मेरा पैसा चोरी कर लिया, ऐसा चीज़ नहीं होती। बोलते कि भाई तुम पहले लोकसभा के पास हो, सॉरी लोक अदालत के पास हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनेगा, उसके बाद तुम फर्दर मूव करना, ठीक है। ये अवेयरनेस भी फैलाते हैं कि सारे देश में मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। ये या तो स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पे काम करते हैं, मतलब या तो कम से कम एक रूल है, कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तो लोक अदालत हो,
ठीक। और ये अवेयरनेस से फैलाते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के बदले वहाँ पे तो पैसे भी चार्ज करेंगे, इसलिए आप पहले लोक अदालत के पास आइएगा और हम आपको एश्योर करते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। फिर जज कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ पे तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन कौन बैठते हैं, यहाँ पे भी हमने देख लिया कौन कौन बैठते हैं, लेकिन इसके अंदर कौन कौन बैठता है तो इसके अंदर तो जजेस बैठेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ लॉ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिसने अभी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की है, उनके पास भी नॉलेज है, वो भी अपना जमाना चाहते हैं, तो यहाँ से इनकी जो प्रैक्टिस होती है ना उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। फिर सोशल वर्कर भी बैठ सकते हैं जो कि चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा हो, हम सोशल वर्कर हैं तो वो भी बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये फैमिली प्रॉब्लम से रिलेट करता है कि इसकी फैमिली, दो फैमिली के बीच में लड़ाई या फिर एक फैमिली के अंदर खुद से लड़ाई, उसकी प्रॉब्लम को रिलेट करता है, डील करता है, ठीक है। डिस्प्यूट्स को रिमूव करता है। फिर नेवल, ठीक है, नेबर में समझते हो ना, पड़ोसी, उनसे लफड़े, उनकी जो लफड़ा है उनको संभालता है। फिर अगर किसी ने किसी को चोट पहुंचा दिया, माने मार वर्ट दिया, किसी पिट्टे ने किसी का सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, इन सारे मामले को यहीं पे लाया जाता है, ठीक है। फिर किसी के ऊपर जानलेवा हमला या फिर धमकी, इन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत जल्द और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब जो जस्टिस होती है वो मिलती है और बहुत जल्द, क्विक, ठीक है। फिर ये वर्कलोड को बहुत ज़्यादा कम कर देता है हाई कोर्ट वगैरह के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लोअर लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कहा जाता है कि ये 100 केसेस पर डे तक पर डे तक सॉल्व करता है, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, राइट। फिर फैमिली एक, उसके बाद ये जो ट्रैफिक और इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह होते हैं, मतलब किसी जगहों के अंदर क्या होता है ना कि किसी का जो बिल है, बहुत ज़्यादा गरीब इंसान का बिल बहुत ज़्यादा हाइक करवा देते हैं। इस सारी सिचुएशन से कौन रिलेट करता है, कौन डील करता है, कौन सा साफ जस्टिस दिलवाता है, कौन, ये लोक अदालत, ठीक। सो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। मुझे अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा एक बार दोबारा पीछे जाना और आराम से देखना, ठीक है। 1.5 पे मत भगाना, बहुत पगला जाओगे, आराम से ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद नोट्स तो आपको पता है कहाँ पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसको बस एक्टिव लिसनिंग के साथ सुनना। और यहाँ पे जो आपका जो चैप्टर है ये पूरा सिविक्स वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री की मैराथन, जैसे कि इसको कंप्लीट की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।